अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हो सब लोग ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है हमारा वेव्स एंड ऑसिलेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को आप तरतीब से देखो ताकि आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके नाम से ही कि वेव्स और ऑसिलेशंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की। ठीक है, तो आपने ना एक टाइप पढ़ी होगी मोशन की जिसका नाम था वाइब्रेटरी मोशन, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम कहते थे ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन क्या थी कि हम इसको कहते थे द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, द ट्रू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ऑफ ए बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी किसी एक पॉइंट के गिर्द अगर कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करता है बार बार, इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसकी को हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह लेते हैं और इसको हम वाइब्रेशन भी कहते हैं या ऑसिलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मीन पोजीशन होती है जिसके गिर्द ये बॉडी हमारी ना वाइब्रेट करती है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ में। हमने पेंडुलम की एग्जांपल आपने टीवीज़ वगैरह में देखा ही होगा। तो फ़िलहाल तो पेंडुलम के नाम पे मेरे पास ये चार्जर है। तो इसमें यही है कि अगर ये देखें ज़रा, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ छोड़ता हूँ, तो ये क्या करती है, ये एक पॉइंट के गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को क्या करती है, बार बार रिपीट करती है। बैक एंड फोर्थ भी इसको कह सकते हैं, यहाँ टू एंड फ्रो मोशन भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसको वाइब्रेशन भी कह सकते हैं या इसको हम ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। फिर क्या होता है कि जो हमारे पास वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटरी मोशन एक बॉडी कर रही है, उस वाइब्रेशन के नतीजे में वेव्स पैदा होती हैं। उस वाइब्रेशन के नतीजे में क्या होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। ठीक है, तो उनको भी हम आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कि वाइब्रेटरी मोशन क्या था, ऑसिलेटरी मोशन क्या था, और जिसको हम वाइब्रेशन या ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो इसमें अगर हमारे पास कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके नतीजे में क्या पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। वेव्स को हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेव्स आपने काफ़ी टाइप्स की देखी होंगी। आपने इस टर्म वेव से आपको यानी इंट्रोडक्शन तो थोड़ा बहुत होगा ही, जैसे साउंड वेव्स होती हैं या जो टीवी की या जो सिग्नल्स होते हैं, मोबाइल के जो सिग्नल्स वेव्स वगैरह होती हैं, तो इनको हम डिटेल में तब देखेंगे। अब हम बात करते हैं जो ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल टाइप है, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। वो है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SHM। ये हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की या ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स का हमें पता होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन की ही हमने बात की, जैसा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है ना, बैक एंड फोर्थ किसी एक पॉइंट के गिर्द, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ आने से पहले कुछ चीज़ों का हमें पता होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो पॉइंट जिसके गिर्द एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है। मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो पॉइंट जिसके गिर्द एक बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन, या उर्दू में आप कह लें वस्ती पोजीशन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको मैं नाम दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ O। तो मीन पोजीशन क्या है? वो पॉइंट जिसके गिर्द एक बॉडी क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है। इसी तरह देखें कि एक बॉडी ये जो है ना वाइब्रेट कर रही है, जो वो एक ख़ास हद
तक ही अपनी यानी चीज़ यानी इस मीन पोजीशन से दूर जा रही है, ये डिस्टेंस कह लें या इधर से ये डिस्टेंस कह लें, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास एक वाइब्रेटिंग मोशन का होता है, एक वाइब्रेटिंग बॉडी का होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस को फ्रॉम द मीन पोजीशन हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको मैं एक्स कह सकता हूँ। और ये हमारे पास क्या होता है एम्पलीट्यूड? बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी जो वाइब्रेटिंग बॉडी जो मोशन कर रही है उसका जो मीन पोजीशन यानी वस्ती पोजीशन जो मैक्सिमम डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, वो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो मैक्सिमम जिसकी जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं क्या? एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम, या इसको फाइनल पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ, लेट्स सपोज ये ए है, इसको मैं बी कह सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ टर्म्स आपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉडी किस वजह से वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट के गिर्द किस वजह से वाइब्रेट कर रही है, तो वो ज़ाहिर है कोई ना कोई फोर्स होगी, ठीक है। तो अभी इसको हम कह सकते हैं कि अब इसको हम, क्योंकि एग्जांपल हम डिटेल से समझेंगे, तो फ़िलहाल इसको हम इधर कह ले ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते। और नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इनर्शिया की बात करते हैं। अब एक इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि कहती है कि उस बॉडी में जो चेंज है ना वो ना हो, यानी उस बॉडी में जो चेंज कहते हैं ना उसको रेजिस्ट करती है, उसकी ना मुखालफत करती है। मसलन आप ये कह लें कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं, अब गाड़ी अभी ना रुकी हुई है, चल नहीं रही, तो जब गाड़ी चलेगी ना, अचानक क्या होगा, आपको पीछे की जानिब धक्का लगेगा। होगा क्या कि आप तो बैठे हुए थे गाड़ी में, गाड़ी भी रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी चली तो आपका जो कह ले कि ये कमर से ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर था, ठीक है, तो वो इनर्शिया कहेगा कि ऊपर ही यानी पीछे ही रहो, लेकिन गाड़ी की वजह से नीचे वाला हिस्सा तो आगे चला गया, तो इस वजह से हमें क्या होगा, हमें पीछे की जाने धक्का लगता है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ना उसकी, एक चलती हुई गाड़ी की बात करते हैं, तो अचानक जब ब्रेक लगती है तो हमें आगे की जाने धक्का लगता है, क्योंकि हम पहले आगे ही जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, अब गाड़ी को ब्रेक लगी तो हमारा, क्योंकि जो कमर से नीचे वाला जो हिस्सा था वो गाड़ी सीट के साथ था, तो वो गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन इनर्शिया कहता है नहीं आगे जाओ, तो हमारा जो बॉडी है वो ऊपर वाला हिस्सा वो आगे की तरफ जाएगा इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी इनर्शिया की। तो इन सब पॉइंट्स को हमने ना माइंड में रखना है ताकि हम इस चीज़ को ना समझ सकें सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। अब इसमें जो मैंने फोर्स की बात की आगे, फोर्स ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल में मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है, यानी डिपेंड करता है कि आप जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उसके अंदर क्या है, वो उसकी नोयत के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या है, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम क्या होता है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हम इसकी एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आपने वो कुछ मेजर कीज़ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, वो आपने याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स? एक हमारे पास मीन पोजीशन का, दूसरा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन, या जिसको हमने कहा था फाइनल पोजीशन भी कह सकते हो, तीसरा हमारे पास एम्पलीट्यूड, जिसको हमने कहा था डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसके अलावा हमने देखा था इनर्शिया की बात की थी, और इसमें हमने रीस्टोरिंग फोर्स की बात की थी। तो इसको अब डिटेल से अब समझते हैं। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास होता क्या है? मैस स्प्रिंग सिस्टम में बेसिकली हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसका मैस कह ले m,
और वो एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक मैस है जिसका एक ब्लॉक है जिसका मैस m है और वो एक फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है और ये एक स्प्रिंग के साथ ऐसे अटैच है, यानी एक स्प्रिंग का जो एंड है वो ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है और एक इसका एंड वो कह ले कि किसी रिजिड सपोर्ट या दीवार के साथ लगा हुआ है। अब ये जो हमारे पास मैस m है ये हमारे पास क्या है, ये अभी रेस्ट की हालत में है, इसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, तो इसकी जो कह सकते हैं जो पोजीशन है ना वो भी रेस्ट की हालत में है। इसको मैं इसकी पोजीशन O कह देता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास मीन पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसी ब्लॉक को उठाकर यानी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और इस ब्लॉक को हम ले आते हैं इधर। अब देखें इससे क्या होगा, इस पोजीशन O से हम इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन हम कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं A, इधर ले आते हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम या फाइनल पोजीशन है। अब जब हमने क्या किया, इसको इधर ले गए तो जो स्प्रिंग है वो क्या हुआ, स्ट्रेच हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो लूप्स होंगे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बात की थी, जब फोर्स की बात की थी, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स मैंने कहा था ये हर एक सिस्टम के लिहाज से डिफरेंट इसकी शक्ल हो सकती है। तो इसमें जो होगी, अब चूँकि हमने इस स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, तो क्या करेगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी या इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, ये वापस आने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो ये फोर्स है ये क्या कहेगी, इसको इस तरफ इसको ना मूव करवाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमने सबसे पहले एक मैस लिया, ब्लॉक लिया जिसका मैस m था, वो भी एक मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ था, और जब इसको हमने डिस्प्लेस करवाया एक एक्सट्रीम पोजीशन A तक, इसको मैं x कह देता हूँ, ये इसका एम्पलीट्यूड भी है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, ये स्प्रिंग क्योंकि स्ट्रेच हो गया और इसमें इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इसमें एक फोर्स रिस्टोर होना शुरू होगी जिसको हम कह देंगे रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब हम जब इसको यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक किसकी तरफ आएगा, इस पोजीशन O की तरफ आएगा, इस तरफ। तो फिर क्या होगा क्या कि जब वो इस पोजीशन O पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पे वो रुकेगा नहीं इनर्शिया की वजह से, ठीक है, बल्कि अपनी मोशन को आगे जारी रखेगा। यानी आप ऐसे ही समझ लो कि जब आप ब्रेक लगाना शुरू करते हो ना किसी गाड़ी को, तो ऐसे नहीं होता उधर ही एकदम से रुक जाए, वो थोड़ा सा आगे जाएगी। तो इसका भी यही सीन है कि इधर तो यानी एक तो वैसे ही फ्रिक्शनलेस टेबल है, तो जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, वो अपनी मोशन को एक इस एंड की तरफ आगे कंटिन्यू रखेगा। तो वो कह लो कि वो बॉडी इधर आ जाएगी। अब जाहिर है कि हमारे पास जो बॉडी है जब इधर आएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो इसकी पोजीशन है ना, इसको मैं कह देता हूँ ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन दूसरी, वो क्या है, वो B है, और इसका भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही x है जो इधर ये वाला था। अब जाहिर है स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गया, तो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो वो क्या करता है, वो भी फोर्स लगाता है। तो इसमें दोबारा इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसे फिर क्या करेगा, ये फिर इसको फोर्स लगाएगा कि इस तरफ जाए, और फिर वो इनर्शिया की वजह से इधर रुकेगा नहीं अपनी मीन पोजीशन की तरफ, बल्कि क्या करेगा, दोबारा A की तरफ अपनी जो ना मोशन को जारी रखेगा। फिर इसी तरह ये क्या करेगा, बॉडी ये हमारे पास मैस ऐसे 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 मूव करता रहेगा। तो ये तो हमारे पास एक एग्जांपल होगी कि इसकी मैस स्प्रिंग सिस्टम की, ठीक है। इसमें जो x क्या था, इज़ द x कह लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हम इससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे समझेंगे। अब हम उसकी ना डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कहती है कि जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी
एक्टिंग ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेटिंग मोशन तो कर रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि मास स्प्रिंग सिस्टम क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के मुताबिक जो नेट फोर्स है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, वो क्या है। अभी इसमें जो नेट फोर्स है वो जिसकी वजह से वाइब्रेट करेगा वो होगी हमारी रिस्टोरिंग फोर्स। वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैक्स जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का जो उसके अंदर जो नेट फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। अब इसी को एग्जांपल को हम ना ये डेफिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि देखो जितना ज़्यादा हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं उतनी ही ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होती। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा हमारे पास एक्स था, एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। तो ये भी इस चीज़ के साबित होती है। फिर इसमें हम देखते हैं कि जब हमने इस ब्लॉक को जब छोड़ा, इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी किस तरफ जा रही है, बॉडी जा रही है मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था तो फोर्स क्या कहती है कि आपने मीन पोजीशन की तरफ इसको लेके जाएगी, तो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर सिमिलरली इधर देख लेते हैं, इधर भी जब डिस्प्लेसमेंट अब ये इस तरफ हुआ तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो यहाँ पे भी वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ब्लॉक को मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रही है। तो वही बात इसकी डेफिनेशन से क्या साथ बिल्कुल मैच करती है, क्या कि जो नेट फोर्स है ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बट इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये माइनस हमें यही बता रहा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी, ठीक है। अच्छा, तो इस को हम ना हुक्स लॉ भी कहते हैं। हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या होता है, हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स है, यानी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदला है, कांस्टेंट लगा दिया के। अगर इधर से के निकालें तो के हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। अब इसमें जो के है ना, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट का काम क्या होता है, ये हमें बेसिकली बताता है कि देखो इसका फोर्स के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन है, और ये हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो रिजिडनेस है ना, जो सहतपन होता है किसी स्प्रिंग का, यानी आपके पास एक छोटा स्प्रिंग हो, पतला स्प्रिंग हो, उसको स्ट्रेच और कंप्रेस करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आपके पास कोई मोटा स्प्रिंग हो, ठीक है, उसको स्ट्रेच करना और उसको क्या लेके कंप्रेस करना, दोनों क्या है, मुश्किल काम है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हमारे, और फिर उसके नतीजे में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा के उतनी ज़्यादा फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बाद इसके टाइम पीरियड की बात कर ले। टाइम पीरियड क्या होता है कि आपको क्या लेके कितने टाइम में ये अपनी अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है उसका फार्मूला फॉर सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम इज़ 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसमें आपने यही की पॉइंट्स याद रखते हैं, मीन पोजीशन, फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इनर्शिया, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये डिपेंड करता है केस टू केस। इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है मास स्प्रिंग सिस्टम में वो इसकी इलास्टिक कह लें एनर्जी की फॉर्म में हमें मिल रही है। नेक्स्ट हम जब पेंडुलम करेंगे उसमें वो किसी और फॉर्म में होगी, किसी और एग्जाम्पल पर करेंगे तो हो सकता है उसमें किसी और फॉर्म में हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम है वो उसकी नोयत क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना कि कोई इसमें चीज़ में कमी रह गई है, कोई सजेशन है, तो मैं लाजमी उसको ना बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।